कहा गया है कि वो अपने ग्राहकों को एक ऐसा शोरूम के तहत गाड़ियों को चुनने का मौका देंगे जिसके अंदर सिर्फ ईवी का पोर्टफोलियो हो। कमेंट करते हैं किरण शंभू नाम है सर, ये वोडाफोन आइडिया 11 तक जाएगा नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ सर वेट कर लो, क्योंकि न्यूज़ तो आ रही है ना। अपन है अभी बीते दिनों इसको सर महारत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया है। तो ये 13वीं महारत्न कंपनी हमारी कौन सी बन गई है? ऑयल इंडिया। ये इसका मैं इसके अंदर एंट्री करूंगा। देखो सर मेरे पे ज़्यादा पैसा है नहीं, मैं आपको साफ बताऊं, और मैं जो भी शेयरों को लेता हूं बड़ी सोच समझ कर लेता हूं। लॉस में बुक जल्दी से नहीं करता, मैंने किया ही नहीं वैसे तो बताओ। जल्दी से हमारे सामने एक चीज़ें आ जाती हैं। असल में हर एक जगह आपको सबसे पहले खुद को बचा कर चलना है। होने वाली चीज़ें जब होंगी हो जाएंगी, उससे पहले ही अपने को खुद को बचाना है। आने वाला अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर ये तो सबको पता है ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो साइकोलॉजी भी मुझे चार्ट की आती है, लेकिन हर एक पत्ते खोलने सबके सामने ये भी संभव नहीं होता। ये है मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी की अच्छी नॉलेज लेना, ये रेटिंग एजेंसी वालों को इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये जांच करते हैं, घुस जाते हैं ये, क्योंकि जिस तरीके से कुछ शेयर जो काफ़ी नीचे होते हैं फिर उनमें कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। बहुत खबरों में जो रहा है शेयर वो आपको पता है, वोडाफोन आइडिया रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा मोटर्स की, बात करेंगे अडानी की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की थोड़ी सी, और बात करेंगे ऑयल इंडिया कंपनी की, और बात करेंगे सर वेदांता की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से कुछ शेयर जो काफ़ी नीचे होते हैं फिर उनमें कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। बहुत खबरों में जो रहा है शेयर वो आपको पता है, वोडाफोन आइडिया रहा है। निरंतर उस शेयर में मेरी वीडियो बनती रही है और कई तथ्यों के अनुसार मैंने आपको इसके आने वाली दिशा भी समझाई है कि ये किस स्थितियों के अनुसार आगे जाने की मंशा में लगा है। जब तक के कुछ लोग इसको बेकार समझ रहे थे पहले, अब वो इसके आज जो 12 रुपये को ये छू रहा था शेयर, उसकी वजह से ये फिर उनकी नज़रों में आएगा। पहले भी इस तरीके से ये शेयर काफ़ी ऊपर तक के गया था और फिर उसके बाद साल 2 साल इसने काफ़ी लोगों को रुलाया। निरंतर ये चीज़ें आगे भी हो जाएंगी, नहीं भी हो सकती, पर हमें इस अवधि में अपने को किस तरीके से संभालना है, हमें पुरानी बातें भूलनी नहीं है। जहाँ दबदबा कंपनी का आगे जाकर इसलिए बढ़ेगा कि उसके पास फंड आएगा, और फंड की उम्मीद हम सब ने लगा रखी है। और अभी तक के जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर कोई भी मुझे फंड वाली चीज़ें नहीं दिख रही है। हालांकि 17 सितंबर को जो इसको 1700 करोड़ रुपए जो देने हैं उसकी न्यूज़ भी कुछ मुझे अभी पता नहीं लगी है। अगर ये दे देगा तो अच्छा है, नहीं देगा तो फिर ये बुरा हो जाएगा। तो ये भी हमारे सामने एक चीज़ें आ जाती हैं। असल में हर एक जगह आपको सबसे पहले खुद को बचा कर चलना है। होने वाली चीज़ें जब होंगी हो जाएंगी, उससे पहले ही अपने को खुद को बचाना है। तो मसला ये है कि मार्केट में हमें इस वजह से शेयर को नहीं देखना है कि आज वोडाफोन आइडिया 12 पे जा रहा है, बल्कि इस वजह से देखना है कि इसका फंड की उम्मीद जो है उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। फिर जब फंड आ जाएगा कुछ तेज़ी हो जाएगी, फिर ये धीरे धीरे अपनी स्थितियों में फिर से टेंशन वाली चीज़ों में आएगा। क्योंकि इससे पहले जो इसकी प्रतिस्पर्धा में आपको एयरटेल और आपको जियो देखने को मिल रहा है वो काफ़ी इससे ऊपर की स्थितियों में है। इसमें काफ़ी कर्जा है, इसे सुधरने में भी काफ़ी साल लग जाएंगे। तो इस मंशा से इस शेयर की तरफ देखना, बस इतना आपको बताना था। वैसे तो मैं इसके अंदर पॉजिटिव हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कुछ चीज़ें आगे भी तो होंगी ना फिर उन चीज़ों के अनुसार। एक मेरे से भाई साहब बहुत कमेंट करते हैं, किरण शंभू नाम है सर, ये वोडाफोन आइडिया 11 तक जाएगा नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ सर वेट कर लो, क्योंकि न्यूज़ तो आ रही है ना। अब फंडामेंटल तो कुछ चीज़ नहीं है इसके अंदर, बस ये न्यूज़ चीज़ों की तरफ कर रहा है इस काम को। तो ये थोड़ा सा समझाना था, इससे थोड़ा सा हमें फिर भी संभल कर रहना पड़ेगा जब तक कि हमारे सामने पिक्चर क्लियर ना हो, यानी फंड वाली। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से हिडनबर्ग और अडानी जी का मसला सेबी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, आज उसकी सुनवाई की चीज़ें थी,
पर वो चीज़ें अब नहीं हो रही हैं, वो होंगी अब अगले महीने 13 अक्टूबर को। तो यहाँ से एक ऐसी दिशा लग रही है कि फिर से अडानी जी के शेयरों में रौनक की बहारें आ सकती हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 1 महीना है और इसके अंदर अब आपके ऑपरेटर थोड़ी सी इसके अंदर रंगेते बाहर करके आपकी नज़रों के सामने आएंगे। ये आपको समझना है। एक चीज़ आपको और समझकर चलनी है कि जो सेबी इसके अंदर जांच कर रहा है, तो एक जनहित याचिका दायर हुई है जिसके अंदर सेबी के ऊपर ही आरोप लगा दिए गए हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ तथ्य जो है कोर्ट से छुपा रहा है। तो ये निगेटिव है सर, इसको भी आपको मसलों को समझना है। तो मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्या मैं इसके अंदर एंट्री करूँगा। देखो सर, मेरे पे ज़्यादा पैसा है नहीं, मैं आपको साफ बताऊँ, और मैं जो भी शेयरों को लेता हूँ बड़ी सोच समझ कर लेता हूँ। लॉस में बुक जल्दी से नहीं करता, मैंने किया ही नहीं। वैसे तो बता दो जल्दी से क्या होगा तो 100 200 500 इतने से ज़्यादा मैं लॉस कभी लेता नहीं। पर जिसकी मुझे मंशा समझ में आ जाती है कि कंपनी अच्छी है, तो फिर मैं उसके लॉस को काफ़ी भी देख लेता हूँ, रख लेता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। फिर उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर इसके अंदर हम एंट्री कर लेते हैं। सर मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं जब तक के सेबी वाली चीज़ें कोर्ट के द्वारा निकल कर नहीं आएगी, मैं इसके ऊपर अपने व्यू बनाने की चीज़ों के साथ नहीं आऊँगा। ये इसलिए पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ, ये आपके सामने भी है, आपको पता भी है कि अब ये 13 अक्टूबर को होगा। आज तक 15 था, अब यहाँ कुछ चीज़ें आ जाती तो हमारे व्यू बन जाते, फिर उसके अंदर हम सक्षम हो जाते चलने के लिए। फिर हमें पता लग जाता ना अडानी जी गलत हैं या सही हैं, फिर हम उसके अंदर चल सकते हैं अपनी रणनीतियों के अनुसार। बीच में इतनी सारी तेज़ी आपको देखने को मिली, तो वो तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें अब 13 अक्टूबर तक हो गई हैं। शायद ये आगे भी इस तरीके की तेज़ी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने को मार्केट में समझाना है और अपने को संभालना है। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर अडानी पावर ले लें, ये कर लें। सर देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेने देने वाली चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। एक व्यू होते हैं, वो व्यू अब जो न्यूज आएगी उसके अनुसार तो वीडियो बनेगी, लेकिन फिर भी पुख्ता चीज़ें जो है हमारे सामने 13 अक्टूबर को होंगी। ये आपको भी आ रहा है, जो आपको दिखता जा रहा है उस पर वर्क करते रहो। तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा समझना है कि अडानी ग्रुप से मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा दूरी का भाव बनाना है, क्योंकि एक जनहित याचिका में सेबी जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है उसके अंदर जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उसमें इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो चीज़ें छुपाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भी एक मसला उछल सकता है बाद में, तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। हर एक चीज़ों की एक अवधि होती है और उस अवधि को हमें समझना अपने द्वार आना चाहिए। जब एक व्यक्ति अपने में सुधार करके या एक कंपनी आने वाली जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर वर्क करने के लिए अपने व्यू को और ज़्यादा बढ़ाए, तो उसके अंदर उस कंपनी की मंशा अपने कारोबार को अलग से हटकर दिखाने के लिए हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की। सर टाटा मोटर्स की बात आज इसलिए भी करेंगे क्योंकि टाटा मोटर्स जो है एक से एक अपनी ईवी वाहन जो है लॉन्च करता जा रहा है। आने वाले दिनों में, सालों में जो भी ये अपने वाहन लॉन्च करेगा वो 8 लाख से शुरू ईवी और 30 लाख तक के वो होंगे। टाटा मोटर्स की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने ग्राहकों को एक ऐसा शोरूम के तहत गाड़ियों को चुनने का मौका देंगे जिसके अंदर सिर्फ ईवी का पोर्टफोलियो हो। अभी तक आपको देखने को जो मिल रहा है कि टाटा मोटर्स जो अपने वाहनों की बिक्री करता है वो एक ही छत के नीचे डीजल, पेट्रोल और ईवी की जो कारें आती हैं वो एक ही छत के नीचे हैं। अब इसकी तरफ से यानी टाटा मोटर्स की तरफ से कहा गया है कि आने वाली प्रगति जिस तरह से ईवी पर उतर रही है और हमें अपने को इसके सेक्टर में बहुत मजबूत करना है, तो हमें अपना एक अलग से ईवी शोरूम भी बनाना होगा। अभी कुछ चुनिंदा शेयरों से एक वर्क हो सकता है, इस पर एक सोच हो रही है। तो ये जब सोच ऐसी टाटा मोटर्स देख रहा है ईवी के क्षेत्र में, और आपको पता है आने वाला जमाना ईवी पर आधारित होने वाला है, तो उस दिशा में टाटा मोटर्स चाह रहा है कि वो अपने ईवी वाहनों को अलग से एक शोरूम में प्रस्तुत करे, अपना एक पोर्टफोलियो अलग बनाए, वहाँ डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी ना हो। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि ये न्याय नहीं होगा कि तीनों एक ही छत के नीचे रहें, हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है और अपने ग्राहकों को एक अलग अनुभव देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि आने वाली दिशा जब इलेक्ट्रिक कारों पर आ रही है तो वो अपने में सुधार करके अपनी रणनीतियों को अलग शोरूम पर ले जा रही है। तो यहाँ से टाटा मोटर्स जो है आने वाले
दिनों में आपको मजबूती की तरफ देख रहा है। देखो सर, रणनीतियाँ जो भी कंपनियाँ बनाती जा रही हैं, उस रणनीतियों पे हमें वर्क करना है, उसे हमें समझना है कि ऐसी क्या नौबत आ गई टाटा मोटर्स में कि वो अपने ईवी के चीज़ों को अलग कर रही है। क्योंकि उसे पता है कि नितिन गडकरी जी ने जो चीज़ें कही थी, आपको पता है कि डीजल पेट्रोल जो है आयात कम से कम हो। तो अब ईवी का ज़माना आएगा तो फिर वो ईवी के शोरूम अलग दिखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, कि जिस तरीके से मैं पेट्रोल की लाइन में लग जाता था, अभी मैं 2-3 दिन से अपना ईवी स्कूटर चला रहा हूँ, बढ़िया स्मूथ चल रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि पेट्रोल की लाइन में लगने से हम बच गए। फिर घर पे चार्ज तो करना ही पड़ता है उसे, लेकिन एक चीज़ है कि ना आवाज़ ना कुछ, और चले जाओ बस जहाँ भी आपका मन कर रहा है। पहले ये होता था कि कहीं से कहीं जाने में सोचना पड़ता था, यार कहीं यहाँ भी पेट्रोल डलवाना पड़ जाएगा, कितना पेट्रोल है कि नहीं है। लेकिन अब नहीं सोचना पड़ता, अब तो कहीं चले जाओ उसमें, उससे ऐसा लगता है ना कि भाई पेट्रोल डलवाना नहीं है, रात को चार्ज करनी है, घर पे चार्ज हो जाएगी। तो ये चीज़ जो एक दिशा हमें ईवी के क्षेत्र पर दिखा रही है, वो दिखा रहा है टाटा मोटर्स और अपने अलग शोरूम कर रहा है। तो बेस्ट रणनीतियों के तरफ टाटा मोटर्स बढ़ता जा रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वेदांता की जो एक अगुवाई वाली कंपनी, यानी कि अनिल अग्रवाल की एक अगुवाई वाली कंपनी वेदांता रिसोर्सेज जो है, फिर से संकट में आ सकता है। और जब इस तरीके से वेदांता रिसोर्सेज संकट में आएगा तो इसकी जो वेदांता कंपनी है, ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आने की उम्मीद से बढ़ सकती है। मैंने आपको कई बार बताया कि वेदांता हो या वेदांता रिसोर्सेज हो, इनके ऊपर जो रेटिंग एजेंसियां अपना वर्क करती हैं, अपने अनुसार इसके जो ऋण है उसको लेन देन की चीज़ों के साथ परखती हैं। इसके तहत आपको देखने को मिला है S&P ग्लोबल रेटिंग है, अभी से इनकी जो रेटिंग है ना, नहीं कर रही है। ये मैंने आपको पहले सालों से बता रहा हूँ कि वेदांता की रेटिंग चीज़ों में S&P जो ग्लोबल है रेटिंग एजेंसी है, वो निरंतर वर्क कर रही है। मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी की अच्छी नॉलेज लेना, ये रेटिंग एजेंसी वालों को, इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये जांच करते हैं, घुस जाते हैं। ये क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उस पर वित्तीय चीज़ें क्या हैं, यानी कि पैसों की चीज़ों के साथ भाई लोन तभी लेते हैं जब पैसों की प्रॉब्लम है, या क्रेडिट इनका ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये भी एक समस्या है। इसी तरीके से एक अलग से S&P ने एक चुनौती सी संकट में डाल दिया है, जो वेदांता के ऊपर थोड़ा सा संकट घेरा रहा है। इससे पहले भी इस रेटिंग एजेंसी ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग जो क्रेडिट आउटलुक को सर नकारात्मक कर दिया था, यानी कि B कैटेगरी में इस रेटिंग एजेंसी ने वेदांता रिसोर्सेज को कर दिया था, क्योंकि उनका क्रेडिट जो है ज़्यादा सा दिख रहा था। और इसी तरीके से उन्होंने फिर चेता दिया है कि आपके वित्तीय जो भी ऋण का लेन देन होगा, उसके परिणाम स्वरूप कुछ और रेटिंग में गिरावट आ सकती है, या तो CCC या CC। इस तरीके की रेटिंग का उन्होंने एक संकट सा हमारे सामने रख दिया है। ये एक चुनौती है कि जिस तरीके से वेदांता रिसोर्सेज जो है अपने लेन देन ऋण के संकट में फंसा हुआ है, और अब इस तरीके से पहले B रेटिंग थी, अब इसको CCC या CC इस तरीके से हमें देखने को तरफ से मिल रहा है। ये रेटिंग एजेंसी हमारे सामने उन्होंने एक वाक्य रख दिया है। अगर इस वाक्य को आप समझो कि S&P जो है वो वेदांता रिसोर्सेज में एक अलग से रिसर्च कर रहा है, और उसने देखा कि कहीं ना कहीं जो इनके लेन देन है, वित्तीय कुछ भी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा संकट में आ रही है, तो अगर ज़्यादा लेन देन बढ़ा तो इसकी वजह से इनकी रेटिंग गिर सकती है। ये एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं मार्केट में, वो हमारे सामने आएंगी, पर उसको हमें लेना है, हमें आगे की दिशा देखनी है। तो ये भी आपको समझ कर चलना है कि अभी S&P जो है एक अलग से संकट की चीज़ों के साथ हमें दिख रहा है कि वेदांता रिसोर्सेज की जो रेटिंग है संकट में है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ये तब आ रहा है जब अनिल अग्रवाल जी की तरफ से वेदांता जो अपने बिजनेस को अलग अलग चीज़ों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, और वेदांता का एक शेयर अगर किसी के पास होगा तो उसे अन्य कंपनियों के भी शेयर मिलेंगे। ये एक मजबूती तौर पर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कहा था। तो इस बेस पर मैंने इसके बहुत कम शेयर उठाए थे सर, मैं आपको बता दूं। वो इसलिए उठाए थे कि आने वाली मंशा तो हमें वेदांता जो है, यानी अनिल अग्रवाल जी जो है, अच्छा दिखा रहे हैं। तो तेल और गैस में भी अच्छा वर्क करते हैं, खनन में भी अच्छा वर्क करते हैं।
तो ये भी चीज़ें हमें साथ साथ लेकर चलनी पड़ेगी। आने वाली दिशा इनके कारोबार को अलग अलग करने की चीज़ों के साथ भी उभरेगी, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत देख सकते हैं। फिलहाल S&P ने अपनी इस रेटिंग जो एजेंसी है इस तरीके की चीज़ें बताई हैं कि पहले जो नकारात्मक थी अब कहीं ये CCC या CCC ना हो जाए। तो बड़ी प्रॉब्लम की तरफ अभी वेदांता रिसोर्सेज, फिर जब वेदांता रिसोर्सेज होगा तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट वेदांता पे ही पड़ना है, क्योंकि ये अनिल अग्रवाल जी की अगुवाई वाली ही कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज। तो सारे मसले को हमें समझना है कहाँ से कहाँ कड़ी मिलती जाती है। अब बात करेंगे ऑयल इंडिया के साथ। देखो सर, ऑयल इंडिया अपने आप में एक अच्छी कंपनी है। अभी बीते दिनों इसको सर महारत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया है। तो ये 13वीं महारत्न कंपनी हमारी कौन सी बन गई है? ऑयल इंडिया। ये इसका शेयर 284 रुपये करीब का आता है सर। तो मैं IOC की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑयल इंडिया की बात कर रहा हूँ। क्यों मेरी नज़रों में ये चीज़ें आ रही हैं? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑयल इंडिया जो है इस चालू वित्तीय वर्ष में 30 लाख टन तेल का उत्पादन का लक्ष्य रख रही है, जो इस चालू वित्तीय वर्ष में ये पूरा भी कर सकता है। असम और राजस्थान के नए कुएं से ये इस तरीके का तेल और गैस का उत्पादन करके अपनी एक राह जो है 38 लाख टन कच्चे तेल में देख रहा है, और इसे ये पूरा करने की स्थितियों में इस चालू वित्तीय वर्ष में होगा। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये इसकी ऑयल इंडिया की है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिला कि शिखर सम्मेलन यानी G20 शिखर सम्मेलन में जिस तरीके से ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का जो लॉन्च हुआ है, उसके तहत ज़्यादा जो चीज़ें वर्क हो रही है वो एथनॉल पर वर्क हो रहा है। तो वो भी एक ऐसी सुविधा इसको दिख रही है ऑयल इंडिया को। इसके तहत ये एथनॉल में यानी 2G एथनॉल में, दूसरी पीढ़ी की एथनॉल में करीब 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की मंशा के साथ ऑयल इंडिया ने एक बात हमारे सामने प्रस्तुत की है कि उसने ये भी बताया कि G20 शिखर सम्मेलन में ज़्यादा एथनॉल की चीज़ों को उठाया गया, और इस वजह से भारत जिस तरीके से बायोफ्यूल में काम करने के दबाव में, अच्छा करने की चीज़ों में है, तो उसके तहत ये 2G एथनॉल जो है उसके अंदर 8,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। तो एक नया खिलाड़ी हमारे सामने आ गया एथनॉल में, ऑयल इंडिया। और देखने को इसमें ये मिला कि इसमें काफ़ी तेज़ी भी आ रही है। देखो तो कई चीज़ों से ये महत्वपूर्ण होते जा रहा है। एक तो 13वीं कंपनी महारत्न बन गई है बीते दिनों। दूसरा, ये 38 लाख टन अपना उत्पादन बढ़ाने की चीज़ों के साथ इस चालू वित्तीय वर्ष में देख रहा है। तीसरा, ये अपने 8,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है एथनॉल में, और करीब 2040 तक ये 25,000 करोड़ रुपए हरित ऊर्जा हो गया, आपका सोलर के क्षेत्र पे हो गया, एथनॉल के क्षेत्र पर हो गया, और बायो गैस के क्षेत्र पर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं शून्य उत्सर्जन करने के लिए इस क्षेत्र पर 2040 के लक्ष्यों के साथ ऑयल इंडिया बढ़ गया है सर। यहाँ से आपको एक दिशा ये देखने को मिल रही है कि ऑयल इंडिया एथनॉल पर निवेश करके हमें फिर से एथनॉल की राह एक जो है मजबूती तरफ से देखने को मिल रही है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी किसी चीज़ का आविष्कार होगा या नई चीज़ होने वाली होगी, तो उसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ों से हमें देख लेना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस तरीके से अपने कदमों को उस क्षेत्र पर बढ़ा रही है। अभी आपको पहले ही मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से जल विद्युत में NHPC अपनी दिबांग की परियोजना के लिए वर्क बेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एथनॉल पर मैंने आपको रेणुका शुगर हो गया, प्राज इंडिया हो गया, इस तरीके से ये अपने एथनॉल की चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तीसरा जो है, शिखर सम्मेलन में जब एथनॉल को इतना ज़्यादा तवज्जो दी गई, तो ये कहीं ना कहीं उसका ही एक माध्यम है कि इस कंपनी ने, ऑयल इंडिया ने 8,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है एथनॉल में करने की चीज़ों के साथ देखा। तो जब ऐसी चीज़ कोई कंपनी करती है, नहीं कि उस दिन वो तेजी आए या आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन उसने अपने कदमों को उस क्षेत्र पर बढ़ाया निवेश करने के लिए जिस क्षेत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों को बोला, और इसी चीज़ से कई निवेशक फिर इस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। पर देखने को ये मिलता है कि जो इसके अंदर वाकिफ होगा काम से, वो ही बाजी मारता है सर। तो ये नहीं कि किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा तो भाई इसी के शेयर लेने हैं जी, वो तो कंपनी करके बैठ जाएगी, पर हम तो शेयर प्राइस में उलझ रहे हैं ना कि घटेगा बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, हम तो काम देख नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और अधिकतर मैंने बताया आपको कि ये कंपनी जो है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में लगी रहती है।
तो जब इस तरीके की कंपनी इस चीज़ों में खोज में लगी रहेगी और वो डेवलप करता है अपनी अर्थव्यवस्था को चीज़ों को अच्छा करने के लिए, तो उस पर तो दिशा निर्देश हमारे उसके काम की वैल्यू को जानकर जाएंगे। तो जब आपको काम समझ में इन चीज़ों कंपनियों का आ रहा है, और 13वीं महारत्न हमारी कंपनी है। देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं कि जब हम किसी पेनी स्टॉक पर अपना दाव लगाते हैं तो मुमकिन नहीं कि वो हमें प्रॉफिट देगा। मुमकिन अधिकतर 80% लगाओ, समझो कि हमारा पैसा बस फंसा रहेगा, ब्लॉक रहेगा छोटी कंपनियों में, क्योंकि छोटी कंपनी साल में एक बार हमें ऊपर उछाल कर दिखाती है, उसी में हम उसके जो सारे के सारे जो दिन चले गए ना, साल भर हमारे ख़त्म हो गए, वो हम भूल जाएंगे। तो इस मार्केट में सर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट के लिए भी वर्क करो। हम थोड़ा थोड़ा लॉस के लिए जो वर्क कर रहे हैं उसमें हमारी मनी कमी हो रही है। भाई एक बार आपने 500 का लॉस ले लिया, 2000 का ले लिया, 3000, ऐसे करते करते अपना लॉस देख लेना कितना हो जाता है। और अगर आपके पास डेली का 500, 800, 1000, 2000, 5000, 6000, 10000 ये इस तरह से आ रहे हैं, फिर ये भी कितना हो जाता है। पर इसको होने में काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। बिना एक्सपीरियंस के ये चीज़ें नहीं हो सकती कि हमने आज कदम रखे और आज ही सब कुछ हो गया। जब मैंने कदम रखे तो क्या मुझे सारे शेयरों में मज़े आ रहे थे? सर कई शेयरों में फंस गया था मैं, वीडियो देख देख के लोगों की, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अब भी वो कलंक लगा पड़ा है मेरे पोर्टफोलियो में, जो शुरुआती तौर पर हमने इन चीज़ों को समझकर भाई टारगेट में फंस गए हम। तो लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी, हमने भी उससे खरीद के छोड़ दिया। एक कंपनी डीलिस्ट हो गई थी जो मैंने खरीदे थे, बहुत कम थे लेकिन वो डीलिस्ट हो गई थी। तो ये नहीं कि कोई भी बंदा यहाँ महारत हासिल कर लेगा, लेकिन एक्सपीरियंस अपना बढ़ाते जाओ सर। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से यहाँ पैसा तो ज़रूर बनता है सर, मैं आपको बताऊँ। और जितना भी आप पैसा कमाते हैं, थोड़ा पैसा बाहर भी निकाल लो कुछ करने के लिए। भाई कुछ खा लिया, पी लिया, या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इन चीज़ों के साथ भी आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि बस आपको सिर्फ बस पैसे ला के डालते रहो। तो आज वोडाफोन आइडिया ने फिर से उन निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया जो सोच रहे थे कि ये 3 रुपये 4 रुपये में जाएगा। क्योंकि जब मैं इस पर वीडियो बनाता था तो मेरी वीडियो में कमेंट आते थे ये फिर से 4 रुपये जाएगा। लेकिन मैंने आपको कभी भी गुमराह नहीं करा। कुछ गलत चीज़ आई तो गलत चीज़ों के बारे में आपको बताया, कुछ अच्छी चीज़ आई तो अच्छी चीज़ों के बारे में आपको बताया। तो उस उपलक्ष्य में आज ये शेयर आपको भारत तक भी जाकर दिखा रहा है। फिर कह रहा हूँ, फंड की चीज़ों को दिमाग पर आपको लेकर चलना पड़ेगा। S&P ने अपनी रेटिंग की चीज़ों को, जो वेदांता रिसोर्सेज के जो आने वाले लेन देन ऋण के होंगे उसके ऊपर जो इसकी रेटिंग गिरावट में भी आ सकती है, ये एक संकट का विषय, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अडानी और हिडनबर्ग की जो आज सुनवाई होनी थी ये अब 13 अक्टूबर को होगी। और इससे पहले इनके शेयरों में जितना भी उतार चढ़ाव हो, साइड में बैठने की कोशिश करो, क्योंकि हम वैसे माहिर नहीं कि हम जब खरीदे तभी शेयर ऊपर जाए और तभी हम ये बेच कर निकले। ऐसे हम माहिर नहीं हैं। तो जब हम ऐसे माहिर नहीं हैं तो फिर सिचुएशंस को समझकर बाहर बैठना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ऑयल इंडिया अपने लक्ष्यों की ओर, हरित ऊर्जा हो यानी कि हरित हाइड्रोजन हो या अपना बायोगैस हो, सोलर हो, एथेनॉल हो, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसने अपने चीज़ों को बताया है। और महारत्न कंपनी 13वीं है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है। सिर्फ इस चैनल पर आपको वो चीज़ें मिलती है जो दूसरे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो होती है न्यूज की साइकोलॉजी और छुपी छुपी चीज़ें। उन छुपी छुपी चीज़ों को मैं आपके सामने बताता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपको चार्ट देखना नहीं आता। भाई हाँ, नहीं आता मुझे चार्ट देखना। मैं चार्ट का यूज ही उस टाइम करता हूँ मुझे जो बीती चीज़ें दिखे। आने वाली चीज़ों के लिए मैं चार्ट पर फिर भी कह रहा हूँ, देखने तो आता ही है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि आने वाले अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर ये तो सबको पता है ब्रेकआउट हो रहा है। तो वो साइकोलॉजी भी मुझे चार्ट की आती है, लेकिन हर एक पत्ते खोलने सबके सामने ये भी संभव नहीं होता। तो इसलिए नॉलेज बढ़ाने के लिए वर्क कीजिए और किसी की भी बेकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। और जिस तरीके से वीडियो बन रही है सक्षम है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।